गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITube क्लासेस। दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2021, थर्सडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। पहले पेज में जो पहली न्यूज है वो आप देख सकते हो, वो है अफगानिस्तान से और इंडिया से। अफगानिस्तान सिक्योरिटी ऑन टेबल एज की US रशियन ऑफिशियल्स अराइव इन दिल्ली। देखिए, ये कौन है भैया? ये हैं रशिया के NSA और ये हैं इंडिया के NSA जिनका नाम है अजीत डोवल। ये आपको पता है, मैंने कल भी न्यूज़ आपको करवाई थी कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की थी 24 अगस्त को, जिसके रिएक्शन में रशिया के NSA इनका नाम है निकोले, इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया है। लेकिन सिर्फ इन्होंने ही ट्रैवल नहीं किया है, CIA जो USA की जो खुफिया एजेंसी है, जैसे इंडिया की रॉ होती है ऐसे CIA होती है अमेरिका की, उसके जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, ये भी इंडिया में आए हैं। और ये सभी के सभी लोग सिर्फ एक बात पे डिस्कस कर रहे हैं, वो है अफगान सिचुएशन, कि कैसे रशिया, अमेरिका और इंडिया अफगान के अंदर अपने इंटरेस्ट को रख सकता है, क्योंकि चाइना ने डायरेक्ट सिग्नल दे दिया है कि वह तालिबान के साथ कोलैबोरेट करने वाला है। इवन 30 to 35 मिलियन डॉलर, बिलियन नहीं है भैया, मिलियन है, चाइना ने ऑलरेडी तालिबान को हेल्प दे दिया है। तो ये तो हम जो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, रशिया है, अमेरिका है, थोड़े से कंसर्न्ड हैं तालिबान को लेके, इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान वाज केप्ट अंडर रैप। ये केप्ट अंडर रैप क्या होता है? रैप का मतलब होता है जो, जैसे आप कोई टॉफी खाते हो, चॉकलेट खाते हो, उसका जो रैपर होता है, जो उसका बाहर का कवर होता है ना, उसको रैप बोलते हैं। केप्ट अंडर कवर मतलब इसको रैप पे रखा गया, इसके को जो है बाहर लोगों को रिवील नहीं किया गया, बताया नहीं गया, इसको एज अ सीक्रेट रखा गया है। इसका मतलब होता है कीपिंग अंडर द रैप। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। देखिए आगे क्या रहा है, बोथ इंडिया एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स वर टाइट लिप्ड अबाउट विजिट बट सेवरल सोर्सेज कंटिन्यू दैट द विजिट इज एजेंडा इन अफगानिस्तान। टाइट लिप का मतलब भी यही होता है कि कुछ मत बोलना, चुप रहना, लोगों को मत बताना। इंडियन अमेरिका ने यहाँ पे क्या बातचीत की है इसके बारे में उन्होंने अपने लिप्स को टाइट रखा है। दे टाइट लिप्ड देयर एजेंडाज एंड ऑल दैट, दे डिड नॉट रिवील टू द वर्ल्ड। तो यही थोड़ी सी खबर यहाँ पे थी। आने वाले फ्यूचर में देखना रहेगा कि क्या इनके बीच में कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि रशिया और अमेरिका इंडिया को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टनर मानते हैं। जब भी उनको कोई बड़े इंटरनेशनल डिसीजन लेने पड़ते हैं तो इंडिया की सलाह ज़रूर लेते हैं। देखिए, माने या ना माने वो एक अलग मैटर है, लेकिन सलाह लेना भी ये दिखाता है कि हम उनके लिए कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं। राइट, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो आप इसको GS पेपर 3 से कवर कर सकते हो। आपको एज एन एग्रीकल्चर जो हमारा सब्जेक्ट है वो आप GS 1 में ज्योग्राफी वाले पोर्शन से भी कवर कर सकते हो। लेकिन जब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की बात आती है, फूड प्रोसेसिंग की बात आती है, एग्रीकल्चर प्राइसिंग की बात आती है, तो उसको आप GS पेपर 3 से कवर करते हो। बात कर रहे हैं हम लोग MSP की। देखिए, किसान जो आंदोलन हो रहा है उसके कोर के अंदर एक ही मुद्दा है, वो है MSP। किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि MSP को लीगल बैकिंग दिया जाए, लेकिन अभी तक MSP एक लीगल बैकिंग नहीं है। MSP एक पॉलिसी है, इट्स नॉट अ लॉ, इट्स नॉट अ रूल, इट्स नॉट एन एक्ट। MSP इज जस्ट अ पॉलिसी। आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। अभी सरकार क्या करती है, हर साल सोइंग सीजन से पहले, मतलब उसकी बुआई से पहले, कुछ फसलों के MSP को फिक्स करती है। अभी सरकार ने कुछ फसलों के MSP को रिलीज किया है, जिसमें ऑयल सीड, दाल, इनके प्राइस को बूस्ट मिला है। लेकिन वीट के प्राइस को बूस्ट तो मिला है, लेकिन काफी कम बूस्ट मिला है। अभी MSP क्या है? MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितना कितना बूस्ट मिला है वो हमारे लिए काम की बात नहीं है। वीट को बूस्ट मिला है 2.03%, जो कि पिछले 12 सालों में सबसे कम है, लेकिन दालों वगैरह को काफी ज्यादा यहाँ पे बूस्ट मिल गया है। अब इसको अप्रूव कौन करता है? इसको अप्रूव करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये आपने याद रखना है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव करती है MSP को, और इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये तो करते हैं अप्रूव,
लेकिन ये उसको प्रपोज नहीं करते हैं। एमएसपी को कैलकुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सीएसीपी के हाथ में। अब ये सीएसीपी क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ। ये आज सुबह ही मैंने डाउनलोड किया था भैया। तो ये है आपका सीएसीपी में, मतलब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग का ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है, देखिए कितनी फसलें हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि धान, ज्वार, बाजरा, रागी एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आपका आ जाता है कपास, उसके बाद आपका आ जाता है, ये सारी चीजें देख सकते हो। तो टोटल 25 फसलों का एमएसपी फिक्स किया जाता है बाय सीएसीपी। सीएसीपी का मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, याद रहेगा आपको। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस उसको रिकमेंड करता है और उसके बाद जो हमारी कैबिनेट कमेटी होती है वो उसको अप्रूव करती है, जिसको प्रेसिडेंट हेड करते हैं। अब ये काउंट कैसे करता है, सीएसीपी जो होता है ना, ये काउंट कैसे करता है कि कितनी कौन सी क्रॉप का कितना एमएसपी होना चाहिए। उसके लिए कुछ चीजें ये इंक्लूड करता है, जैसे कि किसी क्रॉप को उगाने में कितना खर्चा होता है, उसके बीज पे कितना खर्चा होता है, फर्टिलाइजर पे कितना खर्चा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके केमिकल्स पे कितना खर्चा होता है, लेबर पे कितना खर्चा होता है, फ्यूल, इरिगेशन एटसेट्रा, उन सबको काउंट करता है। उसके अलावा जो फैमिली का अनपेड वर्क होता है, किसी का भाई होता है, किसी के बच्चे होते हैं, किसी की वाइफ होती है जो उस खेत में काम करते हैं, अनपेड वर्क, तो अनपेड वर्क को भी काउंट किया जाता है। उसके अलावा जो रेंट वगैरह होता है लैंड रेंट का, उसको भी एक्सेस किया जाता है। इन सारी चीजों को असेस करने के बाद जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, मतलब सीएसीपी है, वो किसी भी फसल का एमएसपी को फिक्स करता है। और आज जो है कुछ फसलों के एमएसपी को फिक्स किया गया है, जिसमें से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर दाल एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको इंक्रीज किया गया है। तो किसानों का ये कहना कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, सरकार का कहना है कि देखो एमएसपी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, एमएसपी रहेगा। ये था, पास्ट में भी था, फ्यूचर में भी रहेगा। 1967 में इंडिया ने पहली बार एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया था। उस समय आपको पता है कि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हो रही थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे किसानों को एक सिक्योर्ड प्राइस मिल सके, इसलिए सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन बार बार आपको याद करवा रहा हूं, एमएसपी इज जस्ट अ पॉलिसी, इट इज नॉट अंडर एनी एक्ट, इट इज नॉट अंडर अ लॉ। सो किसान ये नहीं कह सकते कि एमएसपी मिलना मेरा राइट है। नो, इट इज नॉट देयर राइट, दे कैन नॉट गो टू द कोर्ट इफ दे डू नॉट गेट एमएसपी, राइट। तो ये पूरे का पूरा मुद्दा थोड़ा सा यहाँ पे था, थोड़ा सा आपको मैंने एमएसपी के बारे में बताना था, जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है वीमेन के लिए। बहुत शानदार न्यूज है, जबरदस्त न्यूज है, इसके लिए हमें प्रेज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। भैया सरकार को प्रेज मत करिए, सुप्रीम कोर्ट को करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बार बार फोर्स किया है कि जो महिलाएं हैं, जो वीमेन हैं, दे शुड ऑल्सो बी इंडक्टेड इन इंडियन आर्म फोर्सेज परमानेंटली। तो अभी वीमेन भी एनडीए का एग्जाम दे सकती हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेशनल डिफेंस एकेडमी जो 12th स्टैंडर्ड के बाद में होता है। अगर कोई हमारा स्टूडेंट है जो 12th स्टैंडर्ड में है, अगर आप जाना चाहते हो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, कंट्री को सर्व करना चाहते हो, तो एक आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कंट्री को सर्व करने का। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो प्लेटफॉर्म होते थे, एक होता था आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो देहरादून में है, और एक होता था हमारे पास ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो चेन्नई में पड़ती है। इन दोनों के थ्रू ही आप जा सकते थे, लेकिन एक भी तीसरा रास्ता भी आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है तो आप यहाँ पे आराम से जा सकते हो। देखिए एयरफोर्स में और नेवी में तो वीमेन ऑलरेडी उनको अलाउ कर रखा है हर ऑपरेशन में। आर्मी एक ऐसा बचा हुआ था जिसके अंदर उनको अलाउड नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार को बोला है कि आप ये अपनी जो मेडिवल सोच है इसको नहीं कंटिन्यू कर सकते, आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद सरकार ने एनडीए को अलाउ कर दिया है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज है थोड़ी सी, वो आपको कहां से है, वो है ईरान से। देखिए ईरान अमेरिका की दुश्मनी जितनी भी है ये सबको पता है, क्यों है उसका बेसिक रीजन है यहाँ पे ये न्यूक्लियर। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, वो लगातार न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच करने की कोशिश कर रहा है। और एक बार अगर उसने न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच कर लिया ना, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आईएईए
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बनी थी 1957 में और इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इट। आपको बस मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर। अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए, इसके लिए कुछ यूरोपियन कंट्री ने आपस में ग्रुप बनाया था जिसे कहा जाता है P5+1। अब P5 का मतलब तो ये है कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, एक कंट्री अलग से है। आप जरा मुझे उसका नाम बता दो कमेंट सेक्शन में, मेरे दिमाग से निकल गया है कि वो कंट्री कौन सी है। P5 का तो आपको पता ही है, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। एक कंट्री और भी है। इन्होंने ईरान के साथ बातचीत किया था कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब इसको एनरिच मत करें, जिसके लिए इन्होंने इनके साथ एक अग्रीमेंट भी किया था। हालांकि बाद में मिस्टर ट्रंप उस अग्रीमेंट से बाहर हो गए, लेकिन दोबारा जो बाइडेन आए हैं तो वो इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आईएनए ने ये पाया है कि ईरान के अंदर कुछ ऐसी साइट्स हैं, पुरानी साइट्स हैं, जिनको ईरान ने बंद कर दिया था, लेकिन अभी वहां पे कुछ न्यूक्लियर के यूरेनियम के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब अभी ईरान छुपे छुपे छुप छाप के जो है कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। देख ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सप्लेन्ड सेक्शन की, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है भैया तालिबान में कौन प्रेसिडेंट बना है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बना है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद न करें। अगला जो हमारा एक्सप्लेन सेक्शन आता है वो आप यहां से देख सकते हो, परफेक्ट स्टॉर्म दैट हैज लेड श्रीलंका टू डिक्लेयर नेशनल फूड इमरजेंसी। श्रीलंका की आज के समय में हालत कुछ ऐसी है जैसे कि 1991 में लगभग इंडिया की हो गई थी। इतनी तो नहीं, इंडिया के अंदर दूसरा क्राइसिस था, श्रीलंका के अंदर दूसरा क्राइसिस है, लेकिन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो एक चीज है, वो है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा लो पे चला गया था। ऐसा ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो श्रीलंका का भी बहुत लो चला गया है। श्रीलंका के पास हार्डली इस समय $2.7 बिलियन ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ है, मतलब उसके पास डॉलर है। लेकिन अब आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो भैया सीधी सी बात है, अगर किसी फॉरेन कंट्री से आप अपनी कंट्री में कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो आप उसको पैसा तो चुकाओगे ना। वो पैसा कैसे देना पड़ता है? वो देना पड़ता है डॉलर में। अगर आपके पास डॉलर नहीं है, इसका मतलब आप इंपोर्टेड चीजों के प्राइस नहीं चुका पाओगे, तो आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर इंडिया के पास डॉलर ही नहीं होगा तो क्रूड ऑयल के लिए पैसा कैसे दोगे? और अगर क्रूड ऑयल आप नहीं पैसा दे पाओगे तो आपके जो ट्रेन हैं, प्लेन हैं, टैंक हैं, सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंपॉर्टेंट होता है। श्रीलंका के अंदर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका बहुत सारा फूड आइटम वो इंपोर्ट करता है फॉरेन कंट्री से, जिसके लिए उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी सिर्फ और सिर्फ $2.7 बिलियन ही रह गया है, जबकि उसको लौटाने हैं 4 बिलियन। मतलब देनदारी ज्यादा हो गई है, लेनदारी कम हो गई है। अब इससे हो गई समस्या, इससे समस्या ये हो गई कि श्रीलंका के अंदर फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। अब आप ये सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे हो गया, श्रीलंका की इतनी हालत खराब कैसे हो गई? श्रीलंका की हालत खराब हो गई जब से कोविड चला था, तो वहां की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, श्रीलंका का 10 से 15% जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आता है, तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री हिट हो गया। उसके अलावा जो यहाँ का टी और गारमेंट इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है। उसके अलावा 2018 में जो है यहाँ पे कुछ टेररिस्ट अटैक हुए थे। 2019 में भी जो है ईस्टर के समय में क्रिसमस का टाइम चल रहा था, उस समय वहाँ पे अटैक हुए थे। इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो श्रीलंका के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। श्रीलंका ने इंडिया के साथ एक $400 मिलियन का करेंसी स्वैप डील किया था, वो भी मटीरियलाइज नहीं हो पाया। भैया श्रीलंका की नौबत ये आ गई है कि उसको बांग्लादेश से पैसे उधार लेने पड़े हैं। बांग्लादेश ने रिसेंटली $50 मिलियन की हेल्प दी है श्रीलंका को, और भी देगा फ्यूचर में। उसके अलावा चाइना ने पहले से ही बहुत सारा लोन दिया हुआ था, चाइना ने अभी और ज्यादा लोन दिया है श्रीलंका को, तो वो चुकाना भी तो पड़ेगा ना, फ्री में तो नहीं आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और इस चक्कर में श्रीलंका ने व्हीकल्स को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं।
ये बात यहाँ पे है। उसके अलावा श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, बहुत सारा करेंसी प्रिंट कर दिया, $800 बिलियन का करेंसी प्रिंट कर दिया। और जब किसी कंट्री में आप करेंसी प्रिंट करते हो तो इसका मतलब वहां पे चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। भैया लोगों के पास पैसा आ जाता है तो डिमांड करते हैं, और डिमांड तो लोग करने लगे लेकिन सप्लाई आपके पास है नहीं, तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो इतना ज्यादा करेंसी आपने पैदा कर दिया, वहां पे इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन के लिए वहां पे सरकार के पास सप्लाई तो है ही नहीं, यहाँ पे ये बड़ी समस्या है। ठीक है, उसके अलावा जो वहां पे क्या है, स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है, इसको अभी अप्रूव कर दिया गया है। अगस्त के महीने में इसको डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी फाइनली वहां की पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है। श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी कोई नई चीज नहीं है, पहले भी श्रीलंका के अंदर बहुत सारे इमरजेंसी लगती रही हैं। लगभग 3 डिकेड तक, 30 साल तक श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर करके रखी। उसके बाद 2011 में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया, उसके बाद 2018 में किया गया, 2019 में जब बॉम्बिंग हुई थी, जब वहां पे एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे, उस समय में भी वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो श्रीलंका के ये कोई क्राइसिस नया नहीं है, लेकिन इस समय क्राइसिस का, इसका फायदा कौन उठा रहा है, इस पूरे क्राइसिस का फायदा उठा रहा है चाइना। चाइना ने श्रीलंका को इतना ज्यादा लोन दे रखा है कि चाइना उसके कर्ज में डूबा हुआ है। अगर सॉरी, श्रीलंका चाइना के कर्ज में डूबा हुआ है। अगर आज के समय में चाइना चाहे तो समझ लीजिए चाइना ने श्रीलंका को खरीद रखा है, वो उसकी लैंड को किसी भी तरह से यूज कर सकता है, इंडिया के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। ठीक है, थोड़ी सी आपको ये चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। उसके अलावा इकोनॉमी सेक्शन के हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी स्कीम है जिसे कहा जाता है PLI स्कीम, जिसे कहा जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम दी गई है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, मतलब जो हमारा टेक्सटाइल है, मतलब जो कपड़े से रिलेटेड है, स्पेशली मैन मेड फैब्रिक जो होता है और जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं, वहां पे ये स्कीम दी गई है। इस स्कीम के तहत सरकार क्या करने वाली है, जो प्रोड्यूसर होंगे, लोकल प्रोड्यूसर, उनको 10,683 मतलब 10,685 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। देखिए सीधी सीधी से आपको बात बताता हूं, ऐसी कोई भी डोमेस्टिक कंपनी या ऐसा कोई भी डोमेस्टिक आदमी जो 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कोई फैक्ट्री ओपन करना चाहता है टू मेक टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल वो होते हैं जो नॉन डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब कपड़े पहनने के लिए नहीं, जो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, उसको टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, एविएशन में जो भी टेक्सटाइल यूज किया जाता है दैट इज को टेक्निकल टेक्सटाइल। तो उसको सरकार इंसेंटिव देगी, उसको सरकार अपनी तरफ से बेनिफिट देगी। ठीक है, 300 करोड़ वाले को। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यही एक स्कीम है। इस स्कीम का एम क्या है, इसका एम यही है कि फॉरेन कंट्रीज को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज आप हमारी कंट्री में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, टेक्सटाइल बनाइए, सरकार आपकी मदद करेगी। उसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, सरकार उनको भी कह रही है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि इसके अंदर पता है आपको, इसके अंदर बहुत सारी जॉब निकल सकती हैं। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में और ज्यादा ग्रोथ करती है तो कम से कम 7.5 लाख एडिशनल जॉब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो सरकार जॉब क्रिएट करने के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि इस समय इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऑल टाइम हाई है भैया, ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो यही था आज का ये थोड़ा सा मामला। उसके अलावा एडिटोरियल में आप क्या कर सकते हो, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, अगर आपके पास समय है तो। ये बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि देखिए, अगर आपके 3 साल की ग्रेजुएशन है, 3 साल से पहले सपोज आप 1-2 साल में भी ड्रॉप आउट करते हो तब भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग होती है, अगर आप 3 साल में या 2 साल में भी ड्रॉप आउट करते हो, छोड़ देते हो किसी भी रीजन से, तब भी आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो आप ड्रॉप आउट हो सकते हो, और ऐसे बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में कोई बच्चा ड्रॉप आउट करता है तो उसका फ्यूचर नहीं होता है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका एक फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जब चाहे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद अपनी पढ़ाई को वहीं से शुरू भी कर सकते हो। ये भी इसके अंदर प्रोविजन है। सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है, लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बारे में ये पूरे का पूरा एडिटोरियल आपको यहाँ पे बता रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अगर आपके पास समय है तो यू कैन गो एंड रीड दैट एज वेल। लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ फूड। देखिए बिलियम, बना बना बनाया, एक मेंस का क्वेश्चन है ये, बना बनाया।
कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की एनालिसिस हम आपके लिए रोज लेके आते हैं, ज़बरदस्त एनालिसिस लेके आते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप जस्ट वहाँ पे एक टेक्स्ट हमें छोड़ दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर मिलता है, क्विजेज मिलते हैं और आपको न्यूज़पेपर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा अगर आप हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी मर्जी से जितना भी बन सके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी बहुत सारी टीम है, बहुत सारा दिन भर मेहनत करती हैं, तो आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। उनकी हेल्प के लिए आप जो है हमें डोनेट भी कर सकते हो। पेटीएम, गूगल पे, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के इस एडिटोरियल पेज की। बात हम लोग करने वाले हैं फूड क्राइसिस के बारे में। देखिए, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सिक्योरिटी जनरल जो हैं, उन्होंने अभी फूड सिस्टम समिट ऑर्गेनाइज किया है। इसको इसलिए किया गया है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग अचीव कर सकें। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दीजिए कि हमारे पास कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ऑप्शन आपको देता हूं, 14, 15, 16 और 17। कितने सस्टेनेबल गोल हैं? सस्टेनेबल गोल की जो लिमिट है वो है 2015 से लेके 2030 तक। इससे पहले जो हमारे पास गोल थे ना, उनको कहा जाता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। बाद में इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपके क्वेश्चन है, आप बता दीजिए मैं कमेंट सेक्शन में फटाफट। अब यहाँ पे बात ये है, इसका पूरे का पूरा एम क्या है, ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि लोगों को सेफ और न्यूट्रिशियस फूड हम लोग अवेलेबल करवा सकें। सस्टेनेबल कंजप्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। सस्टेनेबल कंजप्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है व्हेन यू मेक अ बैलेंस बिटवीन ग्रीड एंड नीड। मतलब ह्यूमन नीड्स और नेचर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि हमारे प्रेजेंट जो जनरेशन है इसकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें और फ्यूचर जनरेशन की भी पूरी हो सके। मतलब बाद में ऐसा ना हो कि हमारे फ्यूचर में आने वाले जो हमारे हमारे बच्चे होंगे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो अपने दादा वादा को गाली देंगे, अरे मेरे दादा ने इतना ज़्यादा खराब कर दिया है ना, सारा नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब ऐसा कुछ कीजिए कि आने वाली जनरेशन भी आपको प्रेज करें। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं। आप जो है प्रोडक्शन में, एग्रीगेशन में, प्रोसेसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन में, फिशरी एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव कर सकते हो। इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी अभी भी पेक्यूलियर है। इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय इंडिया में फूड की बहुत ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी। इंडिया वॉज अ फूड डेफिसिट कंट्री। आज के समय में तो हम फूड डेफिसिट कंट्री नहीं है। तो बाद में हम लोगों ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो हमें बहुत सारा बेनिफिट हुआ, हमारी फूड प्रोडक्शन बढ़ी। आज के समय में इंडिया फूड डेफिसिट होने की बजाय फूड सरप्लस कंट्री है। हम दूसरी कंट्रीज को फूड एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे कुछ फेलियर भी होते हैं। ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ब्लैक चैप्टर भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी कंट्री में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई, सोइल इरोजन की प्रॉब्लम हुई, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया, अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। आज के समय में ग्रीन रिवोल्यूशन के कितने सारे नुकसान हो गए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सोइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, अंडर वाटर को हमने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया है। ऑर्गेनिक इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का हम लोग यूज़ करते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर ही जाके हमें बाद में नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे ये सारी की सारी समस्या है। इस आर्टिकल का कहना है कि इंडिया में जो आज करंट पॉलिसीज हैं वो अभी भी 1960 के ऊपर ही फोकस्ड हैं। हम अभी भी जो है प्रिक्योर करते हैं, सब्सिडी देते हैं, वाटर पॉलिसी वगैरह वो सब की सब चीज़ें। और ये हम लोग सब्सिडी तो ज़रूर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस सिर्फ 3 क्रॉप्स के ऊपर रहता है, राइस, व्हीट और शुगर केन। 70 to 85% हम जो इरीगेशन जो वाटर यूज़ करते हैं वो सिर्फ 3 क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, राइस, व्हीट और शुगर केन। इसका मतलब अगर सरकार को अगर पानी बचाना है तो इसका मतलब दूसरी फसलों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स टुवर्ड्स मिलेट, पल्सिस, ऑयलसीड, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इनकी तरफ भी फोकस कीजिए। अपना पूरा फोकस राइस, व्हीट और शुगर केन की तरफ मत रखिए अगर आपको हमारे क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को बचाना है। उसके अलावा जो वीमेन हैं,
आप वीमेन को भी इंक्लूसिव पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कीजिए। इट मस्ट बी इंक्लूसिव इन द टर्म्स ऑफ वीमेन एंड द स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि जो शुगर केन है, जो राइस है, जो व्हीट है, इस पे सरकार जो सब्सिडी देती है या जो एमएसपी देती है, जो सुविधाएं देती है, वो सारे का सारा बेनिफिट तो बड़े किसान ले जाते हैं, छोटे किसानों को तो बेनिफिट मिल ही नहीं पाता है। इसीलिए वीमेन और स्मॉल फार्मर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। सो स्मॉल फार्मर्स रिक्वायर स्पेशल सपोर्ट, पब्लिक गुड्स एंड लिंक्स टू द इनपुट एंड द आउटपुट मार्केट। तो उन लोगों को भी आप मार्केट के साथ जो है लिंक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? थ्रू टेक्नोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे आईटीसी जो एक इंडिया में कंपनी है, उसने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है ई चौपाल। ई चौपाल में टेक्नोलॉजी का यूज करके जो छोटे और बड़े किसान हैं, वो उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उनको फर्टिलाइजर की इंफॉर्मेशन मिलती है, मार्केट की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सारी की सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो कोऑपरेटिव्स हैं इंडिया में, उनको भी प्रमोट करने की जरूरत है। ऑलरेडी इंडिया में कोऑपरेटिव्स का भी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जो वीमेन कोऑपरेटिव है केरला में, कुटुंबश्री, याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनली प्रेज भी किया जाता है इसको, कुटुंबश्री इन केरला। उसके अलावा जो हमारा अमूल मलिक है, जो अमूल है मिल्क हम लोग पीते हैं, ये भी एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए इंडिया को और ज्यादा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, एनएफएचएस की रिपोर्ट थी 2015-16 में, इसने कहा था कि इंडिया के 38% बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब वो माल न्यूट्रिशन हैं, उनका वेट कम है, उनकी हाइट कम है। ठीक है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां के बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ऐसी एक रिपोर्ट इशू की गई थी ईएटी लैंसेट। लैंसेट एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैगजीन है। इसने एक डाइट इशू किया था और उसने कहा था कि ये डाइट अगर कोई आदमी लेता है तो उसकी सारी न्यूट्रिशन जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन भैया ये जो डाइट लैंसेट ने दी थी ना, ये दिया था यूरोपियन कंट्री के हिसाब से। लॉन्सेट की अगर डाइट आप कंज्यूम करते हो तो आपको एक दिन में $3 to $5 पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में एक इंसान अपनी फूड के ऊपर दिन में सिर्फ $1 ही खर्चा कर पाता है, और उसमें हम लोग फिश और पोल्ट्री तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया वाले जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है न्यूट्रिशियस फूड का, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इंडिया में एक और समस्या है, लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर आप गांव में चले जाओ तो वहां पे पोटैटो चिप्स इजीली अवेलेबल हैं, सस्ते में अवेलेबल हैं, बिस्किट वगैरह, रादर देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे भी सरकार को फोकस करना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को मीट इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इंडिया में अभी पर पर्सन जो है 10 केजी ही मीट कंज्यूम होता है, जबकि यूएस और यूरोप में 60 से 70 केजी मीट कंज्यूम होता है। क्योंकि मीट आपकी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है, प्रोटीन एंड ऑल दैट। लेकिन आप सिर्फ राइस और व्हीट खाते रहोगे, उसके अंदर तो प्रोटीन होता ही नहीं है, उसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीट या डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोटीन वगैरह चीजें भी कंज्यूम करनी चाहिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम। क्या दोस्तों आपको पता है कि दुनिया का 30% ग्रीन हाउस गैसेज वो एग्रीकल्चर से एमिट होता है? 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है। जैसे हमारे जो पैडी फील्ड्स होते हैं, है ना, जो जब हम धान की खेती करते हैं तो जो अपने खेतों को पानी से पूरा भर देते हैं, जिसकी वजह से वहां से मीथेन रिलीज होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब ये है कि जो हमारे क्लाइमेट का फ्रेंडली हो। ऐसी प्रैक्टिस हम लोगों को करनी चाहिए। तो इसने एक सजेशन दिया है, इस आर्टिकल में सजेशन ये दिया है कि सरकार को किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की सुविधा देनी चाहिए, रादर देन इनपुट सब्सिडी। इनपुट सब्सिडी का मतलब ये होता है कि जब आप किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हो, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देते हो, इसको बोलते हैं इनपुट सब्सिडी। तो सरकार को ये सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। रादर देन दिस आप किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दीजिए। मतलब जैसे पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है, तो वहां पे किसान क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री है तो पानी का मिसयूज करते हैं। तो इस आर्टिकल में कहा है कि आप इन सब्सिडी को बंद कर दीजिए। उसके अलावा कुछ पैसा हर साल किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर आप कर सकते हो। ऐसा इन्होंने एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। उसके अलावा जो इंडिया में दूसरे प्रोग्राम हैं, जैसे मनरेगा है,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, जिसके थ्रू हम लोग जो वीट है वो 3 रुपए केजी, राइस जो है 2 रुपए केजी, है ना, वो प्रोवाइड कराते हैं ऑलमोस्ट फ्री में, तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरे प्रोग्राम है, मिड डे मील प्रोग्राम है, लिवलीहुड मिशन प्रोग्राम है, आप इनको भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप लोगों की न्यूट्रिशियस डाइट को पूरा कर सकते हो, तो हमारी पॉपुलेशन हेल्दी होगी। अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोली गई है बात, वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आपको इंप्रूव करना है तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। बिना नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। नॉन एग्रीकल्चर जैसे एक एग्जांपल आपको दे दिया मैंने, बैंकिंग, इट इज नॉन एग्रीकल्चर। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्नोलॉजी। ये सब नॉन एग्रीकल्चर हैं, लेकिन आपको पता है कि नॉन एग्रीकल्चर के बिना एग्रीकल्चर कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, इसलिए सरकार को नॉन एग्रीकल्चर सर्विसेज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो एमएसएमईज होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि एसएमईज जो होती हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, है ना, स्पेशली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, तो यहाँ पे भी सरकार को फोकस करना चाहिए। तो जैसे आईपीसीसी होता है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये क्या करता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें साइंटिफिक एविडेंस देता है। इसीलिए आज के समय में जरूरत है कि हम लोग एक आईपीसीसी फॉर फूड भी लॉन्च करें, ताकि फूड्स के रिगार्डिंग हमारी जरूरतें पूरी हो सकें, फूड के रिगार्डिंग हमारी जरूरतें पूरी हो सके, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दें मेंस में, तो आप ऐसा लिख सकते हो, डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद इंडियन एग्रीकल्चर, इस तरह से आप लिख सकते हो, इंडियन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन आप ये लिख सकते हो, इन द बैकग्राउंड ऑफ climate change, in the background of climate change, discuss the role of agriculture and suggest some measures to address the problem of एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इससे आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जो आप इस एडिटोरियल में पढ़े हो, तो 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। इन द बैकड्रॉप ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे बन जाता है 250 वर्ड्स का, जिसको आप आज के इस जो है आर्टिकल से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यूपीएससी के लिए अपने एग्जाम की तैयारी करते हो। उसके लिए अगर आपको करना है तो ये भी रिकमेंडेड है, अगर आपके पास समय है तो इस एडिटोरियल को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।